हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 एंड दैट इज केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। अभी इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इसका पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी देखो, हम लोगों ने इसके पहले तक पढ़ा है कि दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होते हैं फिजिकल चेंज और एक होते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस मतलब क्या? ऐसे चेंजेस जिससे किसी भी सब्सटेंस के सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो सकता है, जैसे कि उसका स्टेट चेंज हो सकता है, मतलब वो सॉलिड है तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड है तो गैस बनेगा, कुछ तो ऐसे होगा। या फिर ऐसे हो सकता है कि उसका शेप चेंज हो, मतलब उसका कुछ शेप में चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये जो आइस क्यूब्स है, यहाँ पे क्या है, आइस क्यूब्स एक सॉलिड स्टेट में है, बट जब वो मेल्ट हो जाते हैं, जब आइस क्यूब से पानी बनता है तो उसका क्या हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है, दैट इज सॉलिड से लिक्विड में बनता है। सिमिलर एग्जांपल अगर हम लोग ले कि ये जो रबर बैंड है, ये क्या है, रबर बैंड को स्ट्रेच किया है, मतलब उसका साइज बढ़ गया, बट अगर मैं उसको छोड़ दूं फिर से तो क्या वो अपने नॉर्मल साइज पे आ जाएगा? यस। सिमिलरली इवेपोरेशन मतलब बॉइलिंग ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, इवेपोरेशन, लिक्विड स्टेट से पानी गैसियस स्टेट में गया। एंड एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले तो ये देखो, इस पानी के अंदर कुछ शुगर के क्यूब्स है जो उसके अंदर मेल्ट हो रहा है, तो क्या हम लोग ये सारे चेंजेस से फिर से उसको नॉर्मल स्टेट में ला सकते हैं? मतलब अगर ये जो गैस ये जो सॉलिड क्यूब्स थे, आइस क्यूब्स, इसे हम लोग लिक्विड से फिर से सॉलिड आइस क्यूब्स बना सकते हैं, मतलब रिवर्सिबल है ये प्रोसेस। क्या है? रिवर्सिबल है। और जो प्रोसेस रिवर्सिबल होता है वो होते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस। सिमिलरली अगर हम लोग देखें ये सारे चेंजेस, यहाँ पे देखो क्या है, ये जो बनाना है ये पहले कच्चा है, फिर इसमें क्या हुआ, ये पक गया, तो ये पके हुए केले से हम लोग फिर से कच्चा केला तो नहीं बना सकते, मतलब क्या है, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। और ऐसे प्रोसेस जो इरिवर्सिबल होते हैं वो होते हैं तुम्हारे केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दूसरा वाला एग्जाम्पल देखे तो यहाँ पे देखो, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड में क्या हो रहा है, जो खाना था पहले वो कच्चा था, उससे वो पक गया, अभी पके हुए खाने से हम लोग फिर से कच्चा खाना तो नहीं बना सकते, दैट इज व्हाई ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज हुआ। अगेन रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी हमारा इरिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब आयरन को गंज लग जाता है, दैट इज द केस। और ये जो एग्जांपल है, जैसे बर्निंग ऑफ अ पेपर, अगर कोई पेपर जल गया तो हम लोग फिर से उससे नॉर्मल पेपर में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो ऐसे चेंजेस जो हम लोग फिर से रिवर्स नहीं कर सकते, दे आर योर केमिकल चेंजेस। ओके, अभी बुक में एक एक्टिविटी दिया था, हम लोग उस एक्टिविटी को समझेंगे। एक ग्लास लेना है, आपको क्या करना है, ग्लास लेके उसके अंदर लेमन जूस जो होता है ना वो डालना है, नींबू का रस डालना है, फिर उस लेमन जूस के अंदर आप लोगों को एक टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग सोडा। ओके, और जैसे ही आप लोग उसके अंदर बेकिंग सोडा डालोगे तो आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पे ऐसे कुछ तो बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इस लेमन जूस के अंदर, जो जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था वहां पे कुछ बबल्स फॉर्म हुए। तो भी ये बबल्स किस चीज के फॉर्म हुए? और फिर अगर आप लोग इसके पास थोड़ा सा अपना कान लेके जाओगे ऐसे, तो आप लोगों को एक थोड़ा सा हल्का सा साउंड आएगा, तो वो साउंड किस चीज का है? ये सब चीजें हम लोग इसके आगे जानने वाले हैं। तो देखो, जब आप ये लेमन जूस के अंदर बेकिंग सोडा डालते हैं तो क्या होता है, वहां पे फॉर्मेशन होता है बबल्स का, और वो बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंसेस चेंजेस। केमिकल चेंजेस जब अकर होते हैं तो क्या होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस के जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है, एंड न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। और इसकी वजह से क्या होता है, नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। While baking soda is added to a lemon juice, a gas is released. यहाँ पे देखो, जो बेकिंग सोडा था जैसे ही हमने इसके अंदर डाला एक टाइप ऑफ गैस रिलीज हुआ, एंड दैट गैस फॉर्म्ड इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज याद रखना है, ठीक है। और इसका ये जो रिएक्शन है, इसका वर्ड इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या है, लेमन में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो सिट्रिक एसिड को जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर सिट्रिक एसिड को रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम सिट्रेट, ऐसे दो एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम सिट्रेट। और वो जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना हल्का सा, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो
तो ये जो रिएक्शन है, देखो सिट्रिक एसिड क्या है, एक एसिड, और बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस, दैट इज एल्कली। तो एसिड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, याद आ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी चीज हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो यहाँ पे मैंने ये फोटो दिया है, देखो फॉर्मेशन ऑफ CO2 विथ एफरवेसेंस, कुछ तो बबल्स जैसे कुछ फॉर्म होता है, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ योर CO2 गैस। ओके, अभी स्टेप्स टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसके स्टेप्स कैसे हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2O लेते हैं, H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2O। ये क्या है, H2 मतलब क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो है, दिस इज योर हाइड्रोजन, जब ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट होता है तो वो क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन हमें लिखना है तो उसका हमें वर्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें फॉर्म हो रही है उसको वर्ड्स में लिखो। जैसे ये जो था, ये क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस ने क्या किया, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट हुआ, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिले और उससे उन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया। सो दिस इज द वर्ड इक्वेशन। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। फिर इसके बाद हमें लिखना होता है उसका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो उन सब चीजों के केमिकल फॉर्मूला से। जैसे हाइड्रोजन गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है H2। सिमिलरली ऑक्सीजन गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, O2। ऑक्सीजन गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है हमारा O2, एंड देन उससे क्या बनता है, वाटर। तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। समझ आया, यहाँ पे तीनों के केमिकल फॉर्मूलाज लिखे। अभी यहाँ पे फिर इसमें ये जो होता है, द थिंग्स विच आर टू द लेफ्ट, जो एरो है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, दो चीजें लेफ्ट में लिखी, फिर एक एरो दिया और फिर राइट कॉर्नर में मैंने H2O लिखा है। तो ऐसी चीजें जो किसी के भी लेफ्ट में है, एरो के लेफ्ट में है, दे आर योर रिएक्टेंट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ओके, और ऐसी चीजें जो एरो के राइट में है, ऐसी चीजें जो एरो के राइट में है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब कुछ तो रिएक्टेंट्स थे, जैसे H2 एंड O2, वो दोनों रिएक्ट हुए, इनका कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुआ और इससे हमें क्या मिला, H2O, दैट इज द प्रोडक्ट। ओके, तो अभी ये स्टेप्स हम लोग एक बार थियोरेटिकल फॉर्म में देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सबसे पहले क्या होता है, राइट द वर्ड इक्वेशन यूजिंग द नेम्स ऑफ द सब्सटेंस। जो हमने यहाँ पे किया, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस क्या थे, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इससे क्या बना, वाटर। तो हमने क्या लिखा, वर्ड इक्वेशन लिखा। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों को लिखना है, रिप्लेस ईच नेम विथ इट्स केमिकल फॉर्मूला। क्या करना है, इसका ईच नेम, मतलब जैसे हाइड्रोजन गैस था उसका केमिकल फॉर्मूला था H2, ऑक्सीजन गैस का केमिकल फॉर्मूला था O2 और वाटर का था H2O। इसको हम लोगों ने उसके केमिकल फॉर्मूला से रिप्लेस कर दिया और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसका केमिकल इक्वेशन। इसे हम लोग बोलते हैं इसका केमिकल इक्वेशन। सिमिलर वे में फिर क्या होता है, रिएक्टेंट्स विच आर द ओरिजिनल सब्सटेंसेस एंड दे आर रिटन टू द लेफ्ट साइड। देखो ऑन द लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंसेस, ये वाले, एंड रिटर्न टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड किसके, एरो के लेफ्ट साइड पे। ओके, एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या है, न्यू सब्सटेंसेस, एंड रिटर्न ऑन द राइट साइड। प्रोडक्ट्स क्या है, न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे देखो ये दोनों का रिएक्शन होके H2O फॉर्म हुआ, तो ये न्यू प्रोडक्ट है, मतलब ये कुछ तो न्यू सब्सटेंस है, दैट इज योर प्रोडक्ट, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। और ये कहाँ पे लिखा जाएगा, टू द राइट साइड। ओके, एंड एरो, ये ऐसा कुछ तो एरो इज ड्रॉन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। देखो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है एक एरो विच इज ड्रॉन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। ओके, द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये जो एरो है, ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई। अभी केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ, अभी हम लोग हमारा जो पूरा डेली रूटीन होता है
उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में भी हो सकते हैं, ये केमिकल रिएक्शन हमारे घर में भी हो सकते हैं, हमारे एनवायरमेंट में भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग हमारी बॉडी का केमिकल रिएक्शन देखें तो क्या हम लोग दिन में रोज खाना खाते हैं, राइट? खाना खाते हैं तो वो खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। सो फूड डाइजेशन इज अगेन व्हाट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, सिमिलरली अगर घर में देखें तो मम्मी खाना बनाती है, खाना बनाती है मतलब वो क्या हो गया, वो घर के अंदर का एक केमिकल चेंज हो गया। सिमिलरली एनवायरमेंट में क्या केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, तो देखो हम लोग कोई कैंडल अगर बर्न करते हैं, दैट इज अगेन वन केमिकल चेंज। सिमिलरली ये जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, that is one example of chemical change in the environment. Okay, in these changes new substances are formed with different properties. ये जो भी चेंजेस होते हैं इन सब से क्या होता है, नए नए टाइप के सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और उनकी जो एनर्जीज होती है वो भी इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी डिफरेंट होती है। ओके, सम एग्जांपल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स एंड केमिकल इक्वेशन। कुछ कुछ एग्जांपल्स जो होते हैं वो हम लोग वर्ड से एक्सप्लेन कर सकते हैं और कुछ कुछ केमिकल इक्वेशंस से। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये जो किया था H2 and O2, ये क्या था, वर्ड इक्वेशन, और फिर उसे हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखा, सिमिलर वे। ओके, तो देखो नेचुरल केमिकल चेंजेस, ये जो केमिकल चेंजेस है ये दो टाइप के हैं। नेचुरल केमिकल चेंजेस है जो हम लोग अभी देखेंगे। अगर वो चीज समझनी है तो उसके पहले हमें दो प्रोसेसेस अच्छी से फिर से एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ी भी है। क्या है, एक डाइजेशन और दूसरा है रेस्पिरेशन। तो अभी डाइजेशन ये प्रोसेस में होता क्या है, देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारा माउथ है, माउथ से हम लोग खाना खाते हैं, राइट? फिर वो खाना कहाँ पे जाता है, पेट के अंदर। माउथ से खाना कहाँ पे गया, स्टमक में। ओके, फिर स्टमक में क्या हुआ, स्टमक में उस खाने का क्या बना, उस फूड से ग्लूकोज बना, राइट? उस फूड से यहाँ पे ग्लूकोज बना। अभी ये ग्लूकोज क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ ब्लड हमारे सेल्स में जाएगा। तो ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले हमारे ब्लड में जाएगा, राइट? और वहां से वो जाएगा हमारे सेल्स के पास। ये पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का। सिमिलरली अगर हम लोग ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट वाला जो प्रोसेस है हमारा, अगर वो देखें तो क्या होता है, हम लोग एयर लेते हैं हमारे नाक से, राइट? सो सबसे पहले हवा कहाँ पे जाएगी, हमारे नोज में, वहां से वो कहाँ पे जाती है, हमारे लंग्स में, राइट? नोज से एयर जाती है हमारे लंग्स में। अभी लंग्स क्या करते हैं, उस एयर में से जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब लंग्स क्या करेंगे, एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये कहाँ पे जाएगा, लंग्स से हमारे ब्लड में जाएगा, बराबर? और फिर ये ब्लड क्या करेगा, पूरे बॉडी में उसको लेके जाएगा। बॉडी में लेके जाएगा मतलब क्या करेगा, सेल्स तक प्रोवाइड करेगा। ये पूरा प्रोसेस हमें पता है। तो देखो इन दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं वो हमारे सेल्स तक कैसे जा रहा है, ये पूरी प्रोसेस से। सिमिलरली जो भी ब्रीदिंग हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो हमारे सेल्स तक कैसे जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। तो इन दोनों प्रोसेस से हम लोग क्या सीखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज अ कंटिन्यूअस बायोलॉजिकल प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या होता है इस प्रोसेस में, वी इनहेल ऑक्सीजन, राइट? हम लोग नाक से ऑक्सीजन लेते हैं एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं एंड वाटर वेपर करते हैं। सिमिलरली इनसाइड द सेल जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कैसे फॉर्म हुआ है, विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। देखो एक सेल के अंदर, यहाँ पे हम लोगों ने देखा इस सेल के अंदर क्या है, ग्लूकोज भी है और इस सेल के अंदर ऑक्सीजन भी है, राइट? तो ये जब ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन दोनों सेल के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दे रिएक्ट विथ ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो अभी दिस इज अ केमिकल चेंज। देखो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, दिस इज अ केमिकल चेंज। यहाँ पे ये डायग्राम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो सारी चीजें।
एज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। देखो ये जो पूरा प्रोसेस है इससे क्या होता है, केमिकल चेंज होता है और इससे नए नए प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। जैसे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, जो पूरे नए प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो अगर ये रिएक्शन हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो क्या है, ये ग्लूकोज था पहले और ये किसके साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ, और उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर इसका इक्वेशन देखे तो ये इक्वेशन याद रखना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि आप लोगों को ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। क्या फॉर्मूला है, C6H12O6, C6H12O6। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। और ये जो है ये क्या है, हमारा नेचुरल केमिकल चेंज। ओके, क्या है, नेचुरल केमिकल चेंज। सिमिलर वे में हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, प्लांट्स मेकिंग देयर ओन फूड, राइट। प्लांट्स जो प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसके प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। देखो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो था, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स क्या करते हैं, उसे लेते हैं अलोंग विद ऑक्सीजन और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज एंड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी वो लोग इंटेक करते हैं और वो लोग प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, तो ये क्या है, इट इज अगेन अ नेचुरल केमिकल चेंज एज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। क्या है, ये नेचुरल केमिकल चेंज है और इसमें क्या होता है, सिमिलरली न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे इसका रिएक्शन देखे तो देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और इसका रिएक्शन देखो, CO2 प्लस H2O फॉर्म्स C6H12O6 प्लस O2। C6H12O6 मतलब क्या, ग्लूकोज, O2 मतलब ऑक्सीजन। अभी अगर आप लोगों ने नोटिस किया एक चीज, तो आपको ये रिएक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोगों ने इस रिएक्शन को याद कर लिया है, ये वाला रिएक्शन, क्योंकि देखो इस रिएक्शन में C6H12O6 पहले था और C6H12O6 पहले अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, ये चीजें रिएक्टेंट्स में थी। और इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो ये चीजें क्या है, प्रोडक्ट्स में है। मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन। तो इन दोनों में से कोई तो एक रिएक्शन याद कर लो, दूसरी रिएक्शन उसका उल्टा लिख देना है, इतना सिंपल है। समझ आया, ठीक है। फिर अभी दूसरा है, दूसरे टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस होते हैं मैनमेड केमिकल चेंजेस। देखो नेचुरल केमिकल चेंजेस जो नेचुरली होते हैं, बट मैनमेड जो हम लोग खुद से करते हैं, मैन मेड इंसान ने बनाए हुए केमिकल चेंजेस। तो देखो वी कैरी आउट मेनी केमिकल चेंजेस इन अवर डेली यूज। बहुत सारे केमिकल चेंजेस हम लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एंड दीज आर कॉल्ड एज योर मैनमेड केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल देखा, स्क्वीजिंग ऑफ लेमन, हम लोगों ने लेमन को स्क्वीज किया और फिर उसके अंदर सोडा डाल दिया, ये जो किया था ये हम लोगों ने किया था। सिमिलरली अगर बर्निंग ऑफ पेपर देखा जाए तो बर्निंग ऑफ पेपर वो हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने पेपर को बर्न किया, तो वो दैट इज अ मैन मेड केमिकल चेंज। समझ आ रहा है, कुकिंग ऑफ फूड दैट इज अगेन व्हाट, मैन मेड केमिकल चेंज। तो दीज आर अदर एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड केमिकल चेंज। द रिएक्शन सीन इन लेमन जूस एंड बेकिंग सोडा एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वो रिएक्शन जो हम लोगों ने किस में देखी थी, दिस लेमन जूस एंड बेकिंग सोडा वाला रिएक्शन, जो एक्टिविटी हम लोगों ने पहले की वो वाला। दिस सेम रिएक्शन इज यूज्ड in the making of cold drinks, that is soda lemon, a useful man-made change। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, जैसे थम्स अप हो गया, स्प्राइट हो गया, तो ये सब जो होते हैं that they are the examples of this सोडा लेमन वाला केमिकल चेंज, यही वाला जो सिस्टम है ये वाला। ओके, फिर और एक एग्जांपल है मैन-मेड केमिकल चेंज का, दैट इज कंबशन ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल कैसे, फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोल एंड एलपीजी, ये जो अलग अलग टाइप के फ्यूल्स है, आर बर्न्ड टू ऑब्टेन एनर्जी, राइट।
वुड अगर हम लोग बर्न करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है। तो ऐसे जो फ्यूल्स है जब हम लोग इन्हें बर्न करते हैं तो वी ऑब्टेन एनर्जी, राइट। द मेन कंबस्टिबल सब्सटेंस इन देम इज कार्बन। ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से ये पूरा कंबस्टन अकर हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में, वो क्या है, कार्बन। कंबस्टन मतलब बर्निंग, ओके। सो ड्यूरिंग बर्निंग कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ड्यूरिंग बर्निंग जब ये चीजें जलती है उस टाइम पे क्या होता है, उनके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है वो किसके साथ रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, और वो क्या बनाता है, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एंड इट फॉर्म्स व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, राइट। और ये क्या हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट। कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। और इसका अगर केमिकल इक्वेशन लिखा जाए तो कार्बन मतलब कैसे होता है, कार्बन का फॉर्मूला होता है C, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2, और इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसका फॉर्मूला होता है CO2, सिंपल, ओके। सिमिलर एग्जांपल है क्लीनिंग शाहबाद टाइल विद डाइल्यूट एसिड। अभी हम लोग जो एसिड मम्मी यूज करती है, देखो दिवाली की साफ सफाई में मम्मी ने यूज किया रहेगा, एक एसिड यूज होता है, और जो ऐसी वाली जो टाइल्स होती है ना उनकी क्लीनिंग के लिए। तो देखो वो क्या है, शाहबाद टाइल मेनली कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो टाइल्स होती है ना, जो पुराने जमाने वाली, जो पुराने स्टाइल की जो टाइल्स है, दे आर कॉल्ड एज योर शाहबाद टाइल्स। तो ये किससे बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। जो ये सब्सटेंस है इनका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होता है तो क्या होता है, अ केमिकल चेंज अकर, इससे एक केमिकल चेंज अकर होगा, एंड जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, तुम्हारे कैल्शियम क्लोराइड दैट इज CaCl2। तो ये कैसे होता है, डिसॉल्व्स इन वाटर। फिर दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड which escapes as bubbles। देखो छोटे छोटे बबल्स, लेमन वाला एक्टिविटी याद आ रहा है, वहां पे भी क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था, उसकी वजह से बबल्स फॉर्म हुए थे। यहाँ पे भी सेम होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और बबल्स फॉर्म करता है, एंड H2O मिक्सेस विद वाटर यूज फॉर क्लीनिंग, ओके। ये तीन उसके प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। क्या, जब हम लोग ये कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये तीन प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो हम लोग इसका रिएक्शन भी सिमिलर लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, वर्ड्स लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स। ये किसके साथ ये रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, क्या बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा प्रोडक्ट होता है हमारा वाटर। कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी इन सब का क्या लिखना है, हमें बस इसका फॉर्मूला लिखना है। अगर हम लोग देखें इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखो इसका फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, यस। तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 reacts with HCl plus HCl forms CaCl2। क्या बनाया, CaCl2 plus CO2 plus H2O। समझ आया ये सब कुछ, ओके। फिर एक और एग्जांपल है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, अभी हार्ड वाटर क्या होता है, सबसे पहले तो ये हम लोग जानेंगे। तो देखो ऐसा पानी जिसके अंदर बहुत सारा अमाउंट में क्षार प्रेजेंट है, जो हम लोग क्षार बोलते हैं ना, पानी के अंदर होता है, जिसकी वजह से वो पूरा जो सरफेस होता है पानी का, उस पे व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। अगर मतलब आप लोगों को वो जानना है तो एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, घर में जिस बर्तन में मम्मी ज्यादा से ज्यादा पानी गर्म करती है ना, उस बर्तन को अगर आप लोग देखोगे एक बार तो उसमें क्या होता है, उसका जो सरफेस है ना उसके ऊपर ऐसे व्हाइट कलर का कुछ तो ऐसा लेयर बन जाता है। दैट व्हाइट कलर का लेयर इज बिकॉज ऑफ क्या,
बिकॉज ऑफ द हार्ड वाटर, जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस जो होते हैं पानी के अंदर, उनकी वजह से होता है। जहाँ पे अभी देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, सम वेल्स और ट्यूब वेल्स हैव हार्ड वाटर। जो बोरिंग का पानी होता है ना, वो क्या होता है, हार्ड वाटर होता है, उसके अंदर हाई परसेंटेज में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस होते हैं, which is brachism in taste and does not form lather with soap। ये क्या करता है, इसका टेस्ट भी ऐसे थोड़ा सा सॉल्टी टाइप होता है और लैदर नहीं बनाता है, मतलब फोम नहीं बनाता है, तो सोप के साथ जब वो रिएक्ट होता है। जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट्स। देखो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से वो हार्डनिंग ऑफ वाटर होता है। अगर आप लोगों ने इसका एक और एग्जांपल देखा रहेगा, जो हमारा इमर्शन रॉड होता है, हीटिंग रॉड जो होता है, उसका जो सरफेस होता है ना, एक बार उसे देखना, उसका सरफेस हल्का सा ऐसे उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का लेयर जम जाता है, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द हार्ड वाटर। ओके, टू सॉफ्टन हार्ड वाटर, अभी इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए अ सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब क्या, Na2CO3, Na2CO3 करके एक वॉशिंग सोडा होता है, ये हम लोग यूज करते हैं। दिस कॉजेस अ केमिकल रिएक्शन फॉर्मिंग इनसॉल्युबल कार्बोनेट ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और इसकी वजह से, मतलब ये जो कार्बोनेट, ये जो है हमारा क्या, सोडियम कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट्स के, ये जो सल्फेट्स या फिर क्लोराइड्स के जो सॉल्ट्स होते हैं, जब ये इस वॉशिंग सोडा Na2CO3 के साथ रिएक्ट होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स। इसका रिएक्शन हम लोग आगे देखने ही वाले हैं। दिस प्रेसिपिटेट्स रिमूव द डिसॉल्व्ड सॉल्ट एंड द वाटर बिकम्स सॉफ्ट। और ये रिएक्शन की वजह से जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं वो निकल जाते हैं और पानी सॉफ्ट हो जाता है, हार्ड वाटर का सॉफ्ट वाटर में कन्वर्जन। अभी इसका रिएक्शन देखो क्या है, तो वर्ड इक्वेशन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का क्लोराइड या फिर सल्फेट का रिएक्शन होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो रहा है, देखो तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। अभी यहाँ पे ये जो है ना, ये ऐसा एरो, इसका मीनिंग क्या होता है, इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट। ओके, प्रेसिपिटेट ये क्या होता है, ये हम लोग क्लास 10th में अच्छी से समझने वाले हैं। तो ये जो डाउनवर्ड्स जो एरो होता है, दैट इज योर प्रेसिपिटेट। ओके, सिमिलरली अगर गैसेस को हम लोगों को बताना है ना, तो गैसेस हम लोग ऐसे ऊपर वाले एरो से बताते हैं, ये गैसेस के लिए होता है, ये चीज याद रखना। ओके, इसका केमिकल इक्वेशन देखो क्या है, CaCl2 दैट इज योर कैल्शियम क्लोराइड। CaCl2 जो ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, ये रिएक्ट होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। समझ आ रहा है रिएक्शन? ओके, इसका एक हम लोग सिमिलर एग्जांपल देखेंगे जो हम लोग खुद से बनाएंगे यहाँ पे। राइट वर्ड एंड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन मैग्नीशियम सॉल्ट ड्यूरिंग सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने किसके लिए पढ़ा था, कैल्शियम सॉल्ट के लिए, राइट। अभी हम लोगों को मैग्नीशियम सॉल्ट के लिए पढ़ना है, तो क्या होगा, जहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड था वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे, राइट। क्या लेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम क्लोराइड ये किसके साथ रिएक्ट होगा, किसके साथ रिएक्ट होता है सॉफ्टनिंग के लिए, वॉशिंग सोडा के साथ, दैट इज Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो इससे क्या बनेगा, देखो उस रिएक्शन में क्या बन रहा था, कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड है तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिंपल। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। और क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट का सोडियम क्लोराइड बन रहा था, राइट। तो यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड ही बनेगा।
सोडियम क्लोराइड। ओके, अभी ये रिएक्शन हो गया इसका वर्ड इक्वेशन। अगर हम लोगों को इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है तो हम लोग फिर से इसका क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूलाज लिखेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या बनाता है, ये दोनों क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। फिर ये एरो मतलब टू द लेफ्ट आर रिएक्टेंट्स, टू द राइट आर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट दैट इज MgCO3, राइट। MgCO3 का क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है और क्या बनाएगा NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन समझ आ रहा है, ये तो मैं टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया था जो मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है। अभी देखो यहाँ पे हमारा केमिकल चेंजेस, ये वाला कंसेप्ट तो पूरी तरह क्लियर हो जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। अभी केमिकल बॉन्डिंग क्या है ये समझने के लिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करेंगे एक बेसिक टॉपिक का, एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब क्या, देखो कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट होता क्या है, एटम। अभी एटम किससे बनता है, तो ये दो चीजों से बनता है। एक क्या होता है उसका न्यूक्लियस, राइट, एक क्या होता है न्यूक्लियस और दूसरा क्या होता है ऑर्बिट्स, न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट्स। अभी न्यूक्लियस मतलब क्या, जो सेंट्रल एटम है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है मुझे बताओ, उसके अंदर होता है प्रोटॉन्स और उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर हमारा होता है इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ऑर्बिट के अंदर हमारा होता है इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये जो प्रोटॉन्स है ये क्या होता है, प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, सो दे आर न्यूट्रल। ओके, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, NUETRAL। एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। एटम होता है, एटम किससे, एटम के क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स किससे बनते हैं, ऑर्बिट्स में क्या होता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी एक और कंसेप्ट है एंड दैट इज एटॉमिक नंबर। क्या है कंसेप्ट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड दूसरा है एटॉमिक मास। अभी एटॉमिक नंबर मतलब क्या, देखो ऑर्बिट में जो होगा वो जितनी चीजें ऑर्बिट में है दे आर योर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब क्या, ऑर्बिट में देखो कितना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में होंगे वो होगा उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली एटॉमिक मास मतलब क्या, ऐसी चीजें जो न्यूक्लियस में है। एटॉमिक मास मतलब क्या, ऐसी चीजें जो न्यूक्लियस में है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ आ गया, एटॉमिक नंबर मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम देखेंगे। जैसे ये हमारा एक न्यूक्लियस है यहाँ पे, राइट, ये हमारा एक एटम का हम लोग स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाने वाले हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होता है, ऑर्बिट्स होते हैं, तो ऑर्बिट्स बनाएंगे। ये देखो 1 2 तीसरा ऑर्बिट बन गया, ये 4th ऑर्बिट बन गया। अभी ऐसे टोटल 7 ऑर्बिट्स होते हैं, बट अभी हम लोग यहाँ पे 4 ही बनाएंगे। तो देखो ये जो ऑर्बिट्स हैं इनके कुछ नाम भी होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट हमारा होता है K ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट हमारा होता है L,
थर्ड होता है m एंड फोर्थ होता है n। अभी k फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब k का नंबर क्या हो गया, k इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। क्या है, न्यूक्लियस, सेंट्रल एटम इज न्यूक्लियस, उसके अराउंड में ऑर्बिट्स है और ऑर्बिट्स में उनके नंबर्स लिखे हैं k l m n ऑर्बिट्स। अभी एक ऑर्बिट कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होल्ड कर सकता है, तो ये इस चीज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर क्या है, 2n स्क्वायर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन ऑर्बिट कैन होल्ड, मतलब एक ऑर्बिट के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो हम लोग किस फॉर्मूला से बताएंगे, 2n स्क्वायर। तो देखो अगर k ऑर्बिट है, k ऑर्बिट है मतलब उसका नंबर क्या हो गया, उसका n की वैल्यू हो गई 1, तो फिर 2n स्क्वायर मतलब क्या, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 मतलब क्या हो गया 2। सिमिलरली L वाला अगर है तो देखो L वाले में कितना, L का नंबर क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 2n स्क्वायर में क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4, तो ये बन गया 8। M की केस में 3, दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 2 18, n 4, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 2 इंटू 16 दैट इज 16 दूने 32, यहाँ पे हो गया 32। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, k l m n ये 4 शेल्स होते हैं, चारों शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम वो रख सकता है। यहाँ तक हम लोगों ने ये सब चीजें समझ ली है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, कि के शेल में कितने जाएंगे, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे डिवाइड होंगे शेल्स के अंदर। अभी देखो कोई भी एलिमेंट का अगर सपोज यहाँ पे हम लोग उसका एटॉमिक नंबर लेते हैं, एटॉमिक नंबर, फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मतलब के शेल में कितने, एल शेल में कितने, एम शेल में कितने, एन शेल में कितने। ओके, ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो एटॉमिक नंबर अगर हमारा 11 है, अगर हमारा एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स। 11 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, के शेल में 2 जा सकते हैं मैक्सिमम, तो उसके अंदर 2 डाल दिए। फिर एल शेल में कितने जाएंगे 8 जा सकते हैं, देखो यहाँ पे के शेल में कितने जा सकते हैं 2, एल शेल में कितने जा सकते हैं 8, तो एल शेल के अंदर भी हम लोगों ने कितने डाल दिया यहाँ पे 8। फिर एम शेल के अंदर कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो चले गया एम शेल के अंदर। समझ आ रहा है। सिमिलर वे में अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो देखो 2 8 2 2 प्लस 8 दैट इज 10 प्लस 2 12 आ गया 12 12। समझ आ रहा है। फिर अगर एटॉमिक नंबर 13 है तो देखो 2 8 3 राइट, एम शेल में कितने जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 14 है तो 2 8 4, 15 है तो 2 8 5। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है क्या। ओके, देखो फिर 16 अगर है, अगर उसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर अगर 16 है तो वो कैसे होगा 2 8 6। 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 8 7, 18 है तो 2 8 8, 19 अगर है तो 2 8 9, 20 है तो 2 8 10। अभी आप लोग मुझे बताओ, यहां तक तो ये करेक्ट है, यहां तक तो ये चीजें करेक्ट है, बट किसी इसके अंदर अभी जैसे
m की कैपेसिटी अगर हम लोगों ने देखी तो m की कैपेसिटी कितनी है 18, तो यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो 9 डाल दिया तो करेक्ट है। ये 9 और ये 10 जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये दोनों चीजें एक्चुअल में रॉन्ग है। अब ये क्यों रॉन्ग है? तो देखो एक चीज हम लोगों ने इसके पहले पढ़ी थी एंड दैट इज ऑक्टेट रूल। चैप्टर नंबर 5 में ये पढ़ा है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8। मतलब आउटर मोस्ट शेल कंटेन कितने? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बट अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने थे? 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कि गलत है। तो फिर ये 9 इलेक्ट्रॉन्स अगर गलत है तो हम लोग इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो देखो यहाँ पे ये 8 हो गए, m शेल में 8 चले गए और फिर बचा हुआ एक किस में चले गया? n शेल में चले गया, दैट इज 4th ऑर्बिट में चले गया। सिमिलरली 20 अगर है तो यहाँ पे क्या होगा? 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2। समझ आया? फिर इसके आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो देखो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन नंबर, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इन दिस केस कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में? 1। यहाँ पे कितने हैं? 2। आउटर मोस्ट शेल मतलब क्या? सबसे लास्ट वाला शेल। तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं? 3, यहाँ पे कितने हैं? 4, यहाँ पे 5, 6, 7, यहाँ पे 8। यहाँ पे देखो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? इसका आउटर मोस्ट ये वाला शेल है। इसकी केस में आउटर मोस्ट शेल ये है, तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे है 1, यहाँ पे है ये 1 और यहाँ पे है ये 2। यहाँ तक चीजें समझ आ गई? ओके, अभी ये देखो फिर इसके बाद में ये क्या करेगा? अगर यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा या फिर वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा? देखो अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उसे क्या है? अपना ऑक्टेट करना है, उसे स्टेबिलिटी लानी है। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए वो 2 चीजें कर सकता है, एक तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या फिर वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अभी 2 चीजें हो सकती है। क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में वो क्या कर सकता है? एक तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो कैसे होगा? अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स हम लोग बनाते हैं। सपोज यहाँ पे ये एक आदमी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, और दूसरा एक आदमी है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, हमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? ये क्या बोलेगा? क्या चीज इजी है? मतलब अगर हम लोग देखें कि क्या चीज इजी है तो क्या इजी है? ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजना इज इजी, राइट? ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजना ये इजी है एज कंपेयर टू ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लेके जाना। समझ आ रहा है? ये 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लेके जाना इज डिफिकल्ट, बट ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजना इज इजी। तो ये क्या करेगा? लूज कर देगा। ये जो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा? लूज कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को? एक इलेक्ट्रॉन को। कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को। सिमिलरली अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और किसी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? दूसरे वाले के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वाला बोलेगा कि भाई तू मेरे 2 इलेक्ट्रॉन लेके चले जा और तू भी खुश रहे, तेरे पास 8 हो जाएंगे और मेरे पास 0 हो जाएंगे, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। मतलब ये भी क्या करेगा? ये भी लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे यहाँ पे
इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक सेकेंड ना, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या चीज इजी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे भेजना, 5 की तरफ भेजना, तो ये भी क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। अभी ये चीज एकदम ध्यान से सुनो, जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इधर भी भेजना उतना ही सेम एनर्जी लेगा, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजना है तो उसमें भी हमें इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगने वाली है। तो ये दोनों केस में ये क्या करता है, एक दूसरे के पास जाता नहीं है, ये क्या करता है, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। अभी ये शेयरिंग वगैरह ये सब चीजें क्या होती है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, शेयरिंग कितना, 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ओके, सिमिलरली यहां पे देखो, इसके पास अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो, जब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, मतलब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। क्यों करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, राइट, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर ये क्या करेगा, 7 वाला, इट विल अगेन गेन इलेक्ट्रॉन्स, और कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ध्यान पे देखो, फिर से अगर बताओ तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या बोलेगा एक वाले को कि भाई तू मुझे तेरा एक इलेक्ट्रॉन दे दे, इससे क्या होगा, तू भी खुश हो जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा, तो ये उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बट अभी देखो ये वाला केस, यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अभी अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये क्या बोलता है, ये देना लेना ये सब चीजें मैं करूंगा ही नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है मैं किसी को दूंगा भी नहीं और मैं किसी से लेने भी नहीं वाला। तो ये क्या करता है, नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, मतलब ये क्या होता है हमारा नोबल एलिमेंट, नोबल एलिमेंट। ओके, जो कुछ भी नहीं करता है, अपने आप से खुश है, लेता भी नहीं है किसी से और किसी को देता भी नहीं है। ओके, सिमिलरली अगर ये एक है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज कितना 1, और ये क्या करेगा, लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक चीजें सब समझ आ गई है। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर वैलेंसी। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, तो देखो वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में जितने भी वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा या फिर वो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लेना या फिर देना करने वाला है, दैट इज योर वैलेंसी। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक तो ट्रांसफर होगा, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, दैट इज योर वैलेंसी। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूं, वैलेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन getting transferred, getting transferred. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग ट्रांसफर्ड। तो अभी देखो इस केस में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 1, तो इसका वैलेंसी हो गया 1। सिमिलरली इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 2, तो इसका वैलेंसी 2, इसका 3, इसका हो जाएगा 4।
अभी इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स वो ले रहा है, इट इज गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो ले रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 3। समझ आ रहा है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेना या फिर देना कर रहा है, तो दैट इज 3, इसके लिए इसकी वैलेंसी 3 हो गई। यहाँ पे वैलेंसी 5 लिखना मत, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो 5 क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेगा, लेगा कितने, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो। फिर इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। सिमिलरली ये कितना कर रहा है, गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए इसकी वैलेंसी हो गई 1। बट यहाँ पे देखो किसी कितने भी नो इलेक्ट्रॉन्स इज गेटिंग एक्सचेंज, मतलब ना कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना कोई दे रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी हो जाती है 0। ओके, नोबल गैसेस की वैलेंसी कितनी होती है 0। सिमिलरली इसकी क्या वैलेंसी होगी 1 और इसकी क्या होगी 2। मतलब तुम्हें समझ आ रहा है, वैलेंसी का मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है 4, वैलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है 4। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आ रही है क्या। देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिखा, उसके बाद में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसके बाद में उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो लिखा, फिर उसके बाद में लिखा कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, वो सब चीजें। फिर उसके बाद में लिखी उसकी वैलेंसी, वैलेंसी मतलब क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 1 जितना भी हुआ है वो सब यहाँ पे लिखा है। समझ आ गया, ये चार्ट का चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के कंसेप्ट्स के लिए। ओके, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नया कंसेप्ट एंड दैट इज केमिकल बॉन्ड। ओके, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो देखो अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, एक टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट होल्ड्स एटम टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। देखो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, अलग अलग एटम्स कंबाइन होंगे, जैसे एक हाइड्रोजन का कंबाइन हुआ एक हाइड्रोजन के साथ, दोनों मिल गए और उन्होंने क्या बनाया, H2 मॉलिक्यूल बनाया। सिमिलरली देखो एक ऐसा, और उनकी वजह से उसके अंदर क्या था, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। यहाँ पे देखो ये एक इमेज मैंने यहाँ पे लगाया है, ये एक सेंट्रल एटम है, कोई तो एक एटम है और इससे ये दोनों क्या है, कनेक्टेड है। अभी ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, बिकॉज ऑफ सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ये दोनों कनेक्टेड है। तो केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स atoms together to form molecules. Okay, noble gases do not form chemical bond. यहाँ पे हम लोगों ने देखा नोबल गैसेस क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो खुद से खुश है, वो किसी को ना इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं ना ही वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं, इसके लिए नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड। देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट इज कंप्लीट, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी वजह से वो कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे देखो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ आया। सिमिलरली अदर एटम्स विद इनकम्प्लीट आउटर शेल फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड। ऐसे एटम्स जिनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, जिसका आउटर मोस्ट शेल जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे देखो एक ही इलेक्ट्रॉन था, 2 ही थे, तो ये क्या कर रहे थे, गेनिंग लूजिंग कुछ तो कर रहे थे। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। ओके, फिर एटम्स यूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म दीज बॉन्ड्स। अब ये केमिकल बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, तो किससे बनते हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, उनसे बनते हैं तुम्हारे केमिकल बॉन्ड्स। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell, electrons in outermost shell. Okay, by forming bonds atom achieve a stable electronic configuration. ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है
इससे क्या होगा, एटम्स को एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। अगर उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था तो उसने क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसकी वजह से वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। सिमिलरली उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे तो उसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया और वो क्या हो गया, उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए अपने और वो हो गया स्टेबल। समझ आ रहा है? सो बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स एटम अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, फिर क्या है, इंट्रोडक्शन टू आयोनिक बॉन्ड्स। अभी ये जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ये दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी उसमें से आयोनिक बॉन्ड क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे देखो हम लोगों ने लिखा था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग लूजिंग शेयरिंग, जो भी था ना, ये गेनिंग लूजिंग जो था इसमें से दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे अगर देखो इट अकर्स बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल, ये क्या होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। और मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, मतलब जिनका इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पे हम लोगों ने ये भी चीज देखी है, यहाँ पे ये देखा था, देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, लूजिंग 1, 2, 3 अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करता है, लूज कर देता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो दे गेन इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है? फिर these oppositely charged ions attract each other to form ionic bonds। अब ये जो गेनिंग लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये चीजें होती कैसे है ना, ये हम लोग देखेंगे, और बिकॉज ऑफ दिस आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, ये सोडियम एटम अगर है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का अगर फॉर्मेशन करना है तो क्या होता है, जो सोडियम एटम है देखो उसका इलेक्ट्रॉनिक उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो 11 मतलब क्या होगा, 281 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, KL शेल में 281 ऐसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। सिमिलरली क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। तो 17 मतलब क्या होगा, K शेल में 2, L शेल में 8 एंड M शेल में 7, ऐसे 287 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट। तो सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अभी अगर उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से उसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो क्या हो गया, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, देखो ये सोडियम था पहले, उसके अंदर कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से उसने एक को दे दिया, एक को उसने दे दिया, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स से उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अभी देखो उसके पास स्टार्टिंग में 11 इलेक्ट्रॉन्स तो थे, उसके साथ साथ उसके पास 11 प्रोटॉन्स भी थे, 11 प्रोटॉन्स भी थे। बट अभी उसने क्या किया, उसके एक इलेक्ट्रॉन को ही दिया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को दिया है, प्रोटॉन्स उतने ही है, तो उसके पास कितने हो गए, 10 ही इलेक्ट्रॉन बच गए। बट उसके पास प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11। समझ आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिर्फ 10 है। तो उसका क्या बन जाएगा, Na प्लस, प्लस क्यों है अभी, तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, बट प्रोटॉन्स तो 11 है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसके लिए प्लस लिख दिया, बट एक ही प्लस लिखा क्योंकि कितना है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स है एंड एक्चुअल में कितने होने चाहिए, 10 प्रोटॉन्स होने चाहिए, राइट, बट उसके पास कितने प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इसके लिए +1 लिख दिया। यहाँ पे ये प्लस है ना, इसका मतलब होता है +1। ओके सिमिलरली अगर क्लोरीन का केस देखा जाए तो क्लोरीन में देखो क्या है, क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Cl-। अगर हम लोग देखें क्लोरीन का केस तो यहाँ पे देखो क्लोरीन का जो केस है अगर हम लोग देखें, अरे यार एक सेकेंड ना, जाने दो। यहाँ पे क्लोरीन का अगर केस हम लोग देखें तो क्लोरीन के केस में क्या होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2, 8
7, 2 8 7, मतलब उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, एंड 17 प्रोटॉन्स है। अभी उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। गेनिंग मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लिया उसने। क्या किया उसने, एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसके पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18, बट उसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, अभी भी 17 ही है। प्रोटॉन्स के साथ तो कुछ खेल नहीं हुआ ना, प्रोटॉन्स तो 17 ही है। देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18 और प्रोटॉन्स हो गए 17, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अभी ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इस पे चार्ज क्या आ गया, -1। ओके, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे चार्ज क्या आ गया, Cl-1। अभी ये जो Cl-1 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन। सिमिलरली ये जो Na+1 है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम आयन। समझ आया? देखो पहले क्या था, सोडियम था, क्लोरीन था, इनका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। उसने क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, जिसकी वजह से उसका चार्ज क्या हो गया, Na+1, दैट इज सोडियम +1, सोडियम आयन। और यहाँ पे Cl-1 था, तो उसने क्या किया, Cl जो था उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब उसका चार्ज कितना हो गया, Cl-1। यहाँ तक समझ आ रहा है ये सब कुछ? ओके, तो देखो स्टेबल आयोनिक कंपाउंड, यहाँ पे जो मैंने वो कंसेप्ट बताया ना, Na में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। 11 इलेक्ट्रॉन से उसने क्या किया, लूजेस आउटर इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर दिया, और कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए उसके, 10 बन गए। सिमिलरली इन दिस केस ये जो है, ये अगर दिख रहा है अच्छे से तो देखो, ये क्लोरीन है, इसके अंदर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में कितने थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने क्या किया, गेन वन इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और इससे इसने कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाए, 18 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, मतलब वो क्या हो गया, स्टेबल। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो आफ्टर कंप्लीट ट्रांसफर Na+ का क्या बन जाता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 8, Cl- का 2 8 8। ओके, ये जो है दिस इज योर Na+ एंड दिस इज योर Cl-। तो Cl- का ऐसे हुआ, Na+ का ऐसे हुआ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होल्ड्स द आयन टुगेदर। अभी क्या होगा, ये जो आयंस है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। देखो ये क्या है, एक पॉजिटिव चीज है, ये एक निगेटिव चीज है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। और वो कैसे अट्रैक्ट करेगा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उससे क्या बनेगा हमारा NaCl आयन। समझ आ रहा है? सॉरी, NaCl का क्रिस्टल बनेगा, आयन नहीं, NaCl का क्रिस्टल बनेगा। ओके, अभी ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स इन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में देखो, व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन, सोडियम क्या करता है, गिव इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। सोडियम क्या करता है, अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ना यहाँ पे, उसने क्या किया, वो दिया, बट वो किसको दिया, क्लोरीन को दिया। और क्लोरीन ने क्या किया था, यहाँ पे देखो क्लोरीन ने क्या किया था, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया था। तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से मिला उसे, इस सोडियम से। समझ आ रहा है? इस सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इस क्लोरीन को दे दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था, वो यहां से देखो कहां चले गया, यहाँ पे चले गया। वो एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से निकल के इस क्लोरीन पे आ गया, और इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो देखो Na था और ये Cl था,
तो इसने क्या किया, Na ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये क्या बन गया Na+, और ये क्या बन गया Cl-, और ये Na+ और Cl- से क्या बनता है हमारा NaCl, क्या बनता है NaCl। समझ आ रहा है आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। NaCl कैसे बना, देखो ये किससे बनता है, आयोनिक बॉन्ड से। आयोनिक बॉन्ड मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एक तो वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा दैट इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा दैट इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या बनता है हमारा आयोनिक बॉन्ड, और ये एग्जाम्पल इसका है सोडियम क्लोराइड। ओके, सिमिलर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे MgCl2 का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन है ये, एक एग्जाम्पल आप लोगों को बुक में दिया है, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 का फॉर्मेशन बताओ। अभी देखो MgCl2 का अगर फॉर्मेशन देखना है तो क्या होगा, Mg का पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Mg का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Mg मतलब मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा 2 8 2, राइट। K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 2। सिमिलरली क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8 7, राइट 2 8 7, ऐसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अभी क्या करेगा, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो Mg बोलेगा कि भाई क्लोरीन तू मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले ले। बट क्लोरीन के केस में देखो, क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए है। यहाँ पे ये जो चार्ट था इसमें हम लोगों ने देखा था, ये जो चार्ट है यहाँ पे हम लोगों ने देखा, देखो क्लोरीन का नंबर कितना होता है 17, तो क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, बट मैग्नीशियम के पास तो दो दो एक्स्ट्रा है, तो मैग्नीशियम क्या बोलेगा कि क्लोरीन तू क्या कर, तू तेरे 2 एटम्स ले ले। मतलब क्या, देखो ये तुम्हारा मैग्नीशियम है, यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम का बनाते हैं, ये मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है मैग्नीशियम का, फिर ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सेकंड में जाएंगे कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में जाएंगे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फर्स्ट इसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड में जाएंगे कितने 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हो गए कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिमिलरली क्लोरीन के केस में देखो, क्लोरीन का अगर हम लोग बनाएंगे तो क्लोरीन का कैसे बनेगा 1 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ओके, तो ये जो है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, और क्लोरीन के इसमें कितने हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्लोरीन का बन गया। तो अभी क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन को तो ले लेगा, ये क्लोरीन मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले लेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने के बाद में ये यहाँ से निकल के यहाँ पे चले जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो हो गया, बट ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये भी तो एक्स्ट्रा है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये भी तो एक्स्ट्रा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग एक और क्लोरीन बनाएंगे। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 1 2, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड में चले गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ से निकल के
यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रहा है? देखो एक मैग्नीशियम था, ये क्या है हमारा मैग्नीशियम, ये क्या है क्लोरीन, ये वाला भी क्या है क्लोरीन। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन को इस तरह बांटता है, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरे क्लोरीन को दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। समझ आ रहा है? और ऐसे होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। देखो मैग्नीशियम सिमिलर, मैग्नीशियम था ये पहले 282, फिर क्लोरीन था 287, ये भी एक क्लोरीन था 287। मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दिया। समझ आ गया? और इससे बनता है तुम्हारा, देखो यहाँ पे क्या बना, Mg2+ Cl माइनस और ये बन गया तुम्हारा MgCl2। समझ आ रहा है? ये क्या बन गया, MgCl2। अगर देखना है कि कितना क्लोरीन है, अभी ये मैंने कैसे सोचा रहेगा, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। देखो Mg के आगे कुछ नंबर है क्या, नहीं। MgCl2 अगर देखा जाए तो Mg के आगे कुछ नंबर है नहीं, मतलब Mg कितना है 1। Mg के आगे कुछ भी नंबर नहीं है तो Mg कितना है 1। सिमिलरली Cl के आगे देखो क्या नंबर है, MgCl2 अगर है MgCl2 तो Mg के आगे कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब वो कितना हो गया 1, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1। सिमिलरली Cl2 के आगे कितना है, 2 नंबर है, मतलब Cl2 के कितने 2 एटम्स लेने पड़ेंगे। Cl2 के कितने एटम्स लेने पड़ेंगे, 2 एटम्स लेने पड़ेंगे, जो हमने यहाँ पे लिए। देखो Cl के आगे 2 नंबर था, इसके लिए 2 Cl ले लिए। Mg के आगे कुछ भी नंबर नहीं है तो कितना Mg लिया, ओनली 1। ओके, कितना Mg लिया, ओनली 1। तो यहाँ पे समझ आ गया आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके अंदर। बट अगर एक केस आ जाता है, अच्छा आयोनिक बॉन्ड का और आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो the bond formed due to the electrostatic attraction between a cation and anion is known as ionic bond। ये तो तुम्हें पता है अभी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है किसके बीच में, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। ये देखो कटायन मतलब पॉजिटिव आयन एंड अनायन मतलब क्या, नेगेटिव आयन। देखो कटायन Cp कटायन पॉजिटिव, अनायन नेगेटिव, एन याद रखना है, एन कटायन सॉरी अनायन नेगेटिव, Cp ऐसे कुछ तो याद रखो। तो कटायंस मतलब क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस, अनायंस क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस। एन वर्ड याद रखो। ओके, इज कॉल्ड एन आयोनिक बॉन्ड, और इसी को दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड की जगह पे क्या दे दिया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कौन से पेपर में देंगे, स्कॉलरशिप के एग्जाम में दे देंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऐसा वर्ड दे देंगे, तो उसका मतलब क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड ओनली। ओके, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सच बॉन्ड्स, फिर इनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं, मतलब क्या, ये वाला, ये कुछ तो इस पूरी रिएक्शन से बना है MgCl2, मतलब ये क्या है, कंपाउंड है, इसके अंदर 2 टाइप के अलग अलग एटम्स है, तो ये क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। तो देखो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सच अ बॉन्ड आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो किससे बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड से बनते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, या फिर क्या हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, हमने अभी पढ़ा मैग्नीशियम क्लोराइड भी, राइट, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है। समझ आया, दैट इज उसका फॉर्मूला क्या है, MgCl2। ओके, MgCl2, समझ आया, ठीक है। अभी कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या है, आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये है देखो, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स, जब कोई 2 एलिमेंट्स के जो एटम्स है विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज कंबाइन, तो क्या होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एटम्स है वो कंबाइन होंगे। अभी वो कैसे कंबाइन होंगे,
तो देखो such atoms cannot exchange electrons, वो गेनिंग या फिर लूजिंग नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इंस्टेड शेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करते हैं। मतलब देखो वो 4 कार्बन वाला केस तुम्हें याद आ रहा है, जिसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट। फिर मैंने क्या बोला था, ये 4 क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को बांट देंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। एंड दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स योर कोवैलेंट बॉन्ड। अभी देखो the shared electrons become common property of both atoms, ये जो shared electrons है ना, ये दोनों के लिए है। जैसे अभी ये एक फोटो है यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, तो देखो इस एलिमेंट में ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो सपोज ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये एक इसका न्यूक्लियस है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओके। यहाँ पे इसका ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, सबसे पहले तो ये हो गया हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन। तो अभी हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है और इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन है, तो ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे, क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, जिससे वो ऐसे कुछ तो फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन था जो शेयर्ड हुआ था, ये क्या है, दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी है, ये दोनों भी यूज कर सकते हैं। तो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकम द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द एटम्स। दिस शेयरिंग हेल्प्स द एटम कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। और ये शेयरिंग से क्या होगा, एटम्स का ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। अभी ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट कैसे कंप्लीट होगा, तो देखो यहाँ पे ये जो है, ये जो था हाइड्रोजन का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, तो देखो इसने क्या किया, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग हो गया, और इसकी वजह से इन दोनों के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, समझ आ रहा है, मतलब इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ है, ओके। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, तो देखो एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एग्जांपल से तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये पूरा कंसेप्ट। तो देखो ईच हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें पता है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। तो ये देखो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक 1 इलेक्ट्रॉन है। ईच एटम नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, मतलब एक हाइड्रोजन एटम को और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके लिए, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। अभी ड्यूप्लेट मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ड्यूप्लेट मतलब क्या, आउटर मोस्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। जैसे ऑक्टेट मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ड्यूप्लेट्स मतलब क्या, आउटर मोस्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट दिस ड्यूप्लेट। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे, ये इसको नहीं देगा वो उससे नहीं लेगा, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे उसे, और क्या बनाएंगे, अपना ऑक्टेट, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेंगे। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन H2 मॉलिक्यूल। इससे क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। जैसे देखो ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, और फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इससे H2 मॉलिक्यूल बनाता है। समझ आ गया, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। सिमिलर वे में एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में देखो कैसे होगा, अभी ऑक्सीजन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हम लोगों ने पढ़ा था उस चैट में, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के अंदर। सो इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, मतलब उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है। क्यों, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए। तो वो क्या करेगा, इट शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विथ 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर्मिंग 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये क्या करेगा, अपना देखो ये एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में, इसको कितने चाहिए है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था
इसने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन था इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा हाइड्रोजन इसका ये इलेक्ट्रॉन, तो ये बोलेगा कि हम तीनों इसको शेयर करते हैं। ये जो तुम्हारे एक एक इलेक्ट्रॉन्स है इनको हम लोग शेयर करते हैं, तो इससे क्या होगा, तुम लोगों के 2-2 कंप्लीट हो जाएंगे और मेरा 8 कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब ये शेयरिंग करता है तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपने हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन है एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का क्या होता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और वो क्या होगा, एक स्टेबल एटम बना देगा, स्टेबल कंपाउंड बना देगा। जैसे देखो इसका भी वही सेम लॉजिक लगाना है H2O में, मैंने बताया था ना, जैसे MgCl2 में कितना किसको लेना है, कितना क्लोरीन के 2 ही क्यों लेने हैं, तो यहाँ पे भी देखो H2, H के आगे कितना नंबर है 2, तो कितने H के एटम ले लो, 2 एटम ले लो, ये एक यहाँ पे बन गया और ये एक यहाँ पे बन गया। एंड O के आगे कितना नंबर है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन ले लो, 1 ऑक्सीजन ले लो और इनके बीच में शेयरिंग करा दो, तो इससे क्या बन जाएगा, इसका H2O का कंपाउंड बन जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ HCl। अभी देखो HCl, अगर HCl का हम लोग देखें तो हाइड्रोजन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये उसका न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इसमें ये जो उसका न्यूक्लियस है इसके अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला, राइट। एंड क्लोरीन के केस में क्या है, ये उसका न्यूक्लियस है और इसके 1 2 एंड 3 ऐसे है, तो यहाँ पे एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो बन गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर और कितने हैं, 7 बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे हो गए। देखो इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना, हाइड्रोजन को कितना चाहिए है, 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन को कितना चाहिए है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो दोनों क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद में देखो ये कैसे दिखेगा, ये जो है ये कैसे दिखेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ये जो है क्लोरीन का, ऐसे 2 3 और ये 4, तो देखो यहाँ पे ये जो होगा ये हो जाएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस केस में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ये बन गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बन गए 2, देखो, और ये बन जाता है तुम्हारा HCl। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ, किसके, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन का और क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन का, ये शेयरिंग होके क्या बन गया, एक HCl का कंपाउंड। तो देखो इससे हमें क्या समझ में आया कि H2 एंड HCl ये दोनों किसके एग्जांपल्स हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स के। ओके, H2O एंड HCl आर द एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है, इसके अंदर इतने ही कंसेप्ट्स हैं। देखो केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, ये सब हम लोगों ने देखा। फिर केमिकल चेंजेस के टाइप्स क्या थे, नेचुरल जो होता है एंड मैनमेड जो होते हैं, वो सब हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। फिर उसके बाद में आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, विच आर फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, विच आर फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस इतने ही कंसेप्ट्स हैं। यहाँ पे ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग इसकी एक्सरसाइज पे। तो देखो, तो अभी देखो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाए, मतलब यहाँ पे सबके सॉल्यूशंस प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आप लोग इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, एंड डैश इज ड्रॉन इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं हम लोग, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो बनाते हैं, याद है, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर है एंड एरो। फिर उसके बाद में रस्टिंग ऑफ आयरन इज
अ डैश केमिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा केमिकल चेंज है? इट इज अ slow chemical change. Okay, the spoiling of food in a chemical change which is recognized from the generation of a certain dash due to it. मतलब क्या होता है, अगर फूड खराब हो गया है, spoiling of food, that is फूड अगर खराब हो जाता है तो हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? बिकॉज ऑफ अ सर्टेन स्मेल, कुछ तो गंदा सा स्मेल प्रोड्यूस होता है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड in a test tube turns dash on blowing it through a blow tube for some time. तो देखो किसी भी सॉल्यूशन में, मतलब ये क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन है जिसके अंदर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या होगा? इट विल टर्न मिल्की, मिल्की सॉल्यूशन बन जाएगा. हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है. फिर उसके बाद द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेकिंग सोडा डिसअपियर व्हेन पुट इन लेमन जूस. दिस मींस दैट इट इज अ डैश चेंज. क्या होता है? लेमन वाला, लेमन जूस वाला एग्जांपल, सबसे पहली एक्टिविटी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. ओके, तो ये क्या है यहाँ पे देखो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. ऑक्सीजन इज अ डैश, ऑक्सीजन इज अ डैश इन रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन क्या है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस याद करो. रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन इज द रिएक्टेंट. Okay, oxygen is the reactant. While in photosynthesis, oxygen क्या होता था? हमारा product. Okay, sodium chloride is a dash compound, while hydrogen chloride is dash compound. तो sodium chloride क्या है? It is ionic compound. मतलब किससे बनता है वो? It is made using transfer of electrons. While hydrogen chloride मतलब क्या? HCl. तो HCl कैसे बनता है? By sharing of electron. मतलब वो क्या हो गया? It is a कोवैलेंट कंपाउंड. ओके, कोवैलेंट कंपाउंड. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन डैश इज कंप्लीट इन ईच हाइड्रोजन, इन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. डैश क्या है? इलेक्ट्रॉन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है. ओके, ऑक्टेट नहीं, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ओनली 2. तो उसका क्या होता है? ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है. ओके, क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 क्लोरीन एटम्स. क्या होता है? क्लोरीन 2 का इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग. राइट, क्लोरीन Cl2 कैसे बनता है? क्लोरीन और क्लोरीन जब एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तब बनता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग से बनता है. तो यहाँ पे आंसर क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन बाय राइटिंग अ वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन लिखना है तुम्हें इसका. तो क्या है? रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज. रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज. रेस्पिरेशन प्रोसेस का क्या लिखना पड़ेगा? वर्ड इक्वेशन. तो देखो क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है. और वो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में से पूछ सकते हैं. ये किसका है? रेस्पिरेशन का. आप लोगों को पूछेंगे फोटोसिंथेसिस का. फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन. तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बताओ. वो भी हम लोगों ने पीछे लिखा है, वो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है पीछे. ओके, फिर ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में 2-3 लाइंस यहाँ पे दी है, आप लोग ये भी एक बार पढ़ लो. उसके अलावा हार्ड वाटर गेट सॉफ्टेंड ऑन मिक्सिंग विद अ सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा. हार्ड वाटर का रिएक्शन देखो, कैल्शियम सॉल्ट्स और या फिर मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ जब हम लोग किसे रिएक्ट करते हैं? वॉशिंग सोडा को, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं. तो क्या होता है हमारा? ये बनता है सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम लोग किसे रिएक्ट करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड को, तो हार्ड वाटर का सॉफ्टनिंग होता है. जैसे यहाँ पे ये एरो है. ओके, तो इसका वर्ड इक्वेशन क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट. कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड. ये क्लोराइड यहाँ पे होगा, सोडियम क्लोराइड. ओके, ये एक रिएक्शन इसका है. इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइमस्टोन पाउडर disappears on adding dilute hydrochloric acid. लाइमस्टोन, लास्ट वाला चैप्टर याद करो. लाइमस्टोन मतलब क्या होता है? चूने का पाउडर.
चूना, चूना जो होता है ना, ये लाइमस्टोन मतलब क्या होता है, चूना। तो चूना का जो पाउडर है इट डिसअपियर्स ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो क्या रिएक्शन होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम क्लोराइड CO2 एंड H2O। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन ना मैं यहाँ पे अच्छे से लिख के देती हूँ। CO3 नीचे है, ये 3 ऐसा नीचे होता है, गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, और ये क्या है 2HCl। ओके, ये ऐसा रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बबल्स आर सीन ऑन एडिंग लेमन जूस टू बेकिंग सोडा। लेमन जूस टू बेकिंग सोडा, एक्टिविटी नंबर 1 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनाता है, क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। तो ये वो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो मैच द पेयर। तो मैच द पेयर का देखो क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस का क्या है, इट इज अ केमिकल चेंज। वाटर किससे बनता है, इट इज फॉर्म्ड यूजिंग कोवैलेंट बॉन्डिंग। सोडियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्डिंग, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है ना, हम लोग सॉल्ट जो डिसॉल्व है उससे फिर से सॉल्ट बना सकते हैं, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। उसके अलावा कार्बन क्या है, रिएक्टेंट इन कंबशन प्रोसेस। फ्लोरीन टेंडेंसी टू फॉर्म अनायंस, अनायंस नेगेटिव आयंस फॉर्म करता है, अनायंस मतलब नेगेटिव आयंस। ओके, एंड मैग्नीशियम क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैग्नीशियम के, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of how the compounds will form. Formation of sodium chloride. Again, very easy question. Sodium chloride कैसे फॉर्म होता है, बुक में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, मतलब स्लाइड्स में भी इसका है, आप लोग चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से जाके इस क्लोरीन में आ जाता है, देखो यहाँ पे, और ये ऐसे रिएक्शन होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम फ्लोराइड। पोटेशियम फ्लोराइड, ओके, तो पोटेशियम फ्लोराइड का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, KF। अभी अगर पोटेशियम फ्लोराइड का हमें बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो पोटेशियम का नंबर क्या होता है, पोटेशियम का नंबर होता है 19। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 8 एंड N शेल में 1, राइट, 2 8 8 1, ऐसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सिमिलरली फ्लोरीन का क्या आएगा, फ्लोरीन का नंबर क्या होता है 9, तो दिस विल बी 2,7, ऐसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सबसे पहले किसी भी चीज का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो आप लोगों को उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो किसे ट्रांसफर करेगा, फ्लोरीन को। तो डायग्राम बनाते हैं, देखो हम लोग पोटेशियम बनाएंगे। यहाँ पे पोटेशियम में क्या है, ये उसका न्यूक्लियस है, फिर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और ये है उसका फोर्थ ऑर्बिट। ओके, प्लस किसका बनाएंगे, फ्लोरीन का बनाएंगे। तो न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। ओके, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे कितने आएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से देख देख के बनाना है बस। के, ये वाला फर्स्ट वाला जो लाइन है इसे हम लोग के बोलते हैं, जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है उसे। तो के शेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। फिर सेकेंड वाला जो शेल है इसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7
8 बन गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली थर्ड वाला जो शेल है इसके अंदर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अभी जो लास्ट वाला ये जो एक बचा है ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे सपोज कौन सा फोर्थ वाले शेल में जाएगा। ओके तो ये बन गया किसका, के का जो ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला स्ट्रक्चर बन गया। ओके सिमिलरली फ्लोरीन का क्या होगा, फ्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अभी इसके पास ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करेगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देगा। तो ये कैसे दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, यहाँ पे 1 मैं इसका जो ये है ना ये इधर ऊपर बनाती हूँ, इसका आंसर कैसे रहेगा, तो देखो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 2 3 4 1 फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5 6 7 और थर्ड ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ऐसे बन गए ये 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पूरे बन गए, और ये जो एक था जो फोर्थ ऑर्बिट में था ये वहां से निकल जाएगा और वो कहाँ, इधर आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा इसके इस पे, और इसके जो 7 थे पहले के वो 7 एज इट इज बन गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो था ये इधर आ गया, दैट इज द 10th वाला इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है। और ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, और ये क्या बनेगा तुम्हारा, क्या कंपाउंड बनेगा, KF पोटेशियम फ्लोराइड। क्या बनेगा, पोटेशियम फ्लोराइड। ओके ये क्वेश्चन समझ आया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो अंदर वाला सर्कल होता है ना सबसे अंदर वाला, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर। वाटर का बनाओ, अगेन सेम क्वेश्चन बुक में है। तो वाटर का देखो H2O, ये इधर इसका स्ट्रक्चर दिया है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग शेयर्ड। और जो नेक्स्ट वाला है दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने फिर से इस पीपीटी में सॉल्व भी किया है, तो अभी आप लोग वो क्वेश्चन वहां से फिर से देख लो, और यहाँ पे एज इट इज आप लोग इसे ट्राई करो सॉल्व करने का। ओके ट्राई इट। तो यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है खत्म, इसकी एक्सरसाइज भी खत्म, सब कुछ खत्म। अभी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर इसका पीपीटी चाहिए तो वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर हम लोग वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।